है फोटो, जो भी है फोटो, तो हर व्यक्ति सम्मान चाहता है। तो वहाँ से मुझे एक विजन मिला कि यार 14-15 साल अगर इस इंडस्ट्री को देंगे ना तो ये लाइफ होगी, पैसे तो होंगे ही होंगे, इतना रिवॉर्ड मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा। और आज वही बात मैं आप सब लोगों को कहूँगा कि अगर आपने क्विट नहीं किया, फोकस्ड रहे, तो 14 साल बाद पैसे की तो कोई दिक्कत होगी नहीं, इतना सम्मान अलग मिलेगा। सो दैट इज व्हाट, वहां से मैंने इस बिजनेस को कैरियर के रूप में लिया था। ये 98 की मैं आपको बात बता रहा हूँ, उस समय तो ये बिजनेस कैरियर हो सकता है कोई सोचता ही नहीं था। मैक्सिमम सोचते थे ये कोई स्कीम है, थोड़े मोड़े पैसे एक्स्ट्रा आ जाए, जब तक आ जाए ठीक है, नहीं तो जयराम जी की लग क्या रहा है, ऐसी सोच हुआ करती थी सभी की। सो जब कैरियर के तौर पे लिया तो सीरियसली लेना शुरू किया। और ट्रेनिंग में सुना था, ड्रीम्स के बारे में सुना, हर समय अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, उसे विजुअलाइज करना सीखा, तो वो करना शुरू किया। तो ये गाना सुनना शुरू किया तब से, और आज तक भी मेरा फेवरेट सॉन्ग है, मेरा एंथम। क्योंकि मुझे ट्रेनिंग में बताया गया था, मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज ओन थॉट्स, ही बिकम्स ओनली व्हाट ही थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ ऑल डे लॉन्ग। अर्थात इंसान अपने विचारों का परिणाम है, इंसान वही बनता है जो वो सोचता है अपने बारे में दिन भर। तो दिन भर मेरा काम यही होता था, जब भी फुर्सत मिले सिर्फ इसी गाने को मैं सुनता रहता था। और उस ज़माने में कैसेट्स से गाने सुने जाते थे, डाउनलोड फोन तो होते नहीं थे, तो पता नहीं कितनी कैसेटें मैंने इस गाने की घिसी होंगी, अनगिनत घिसी होंगी। और जब बहुत ज़्यादा बार एक कैसेट चलती थी तो वो घिस घिस के ख़राब हो जाती थी, अटकने लगती थी। तो बहुत सारे मैंने कैसेट्स और टेप रिकॉर्ड ख़राब किए इस गाने को सुनने के लिए। 2-3 महीने में पैसे नहीं कमाए, चेक तो आपको बताया ना कैसे आए, लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि अगर लोगों को लाना मुश्किल हो रहा है बिजनेस मीटिंग में, तो बिजनेस मीटिंग को लोगों के पास लेके जाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 1-on-1 करनी शुरू कर दी, यानी एक आदमी को बिजनेस बताना शुरू कर दिया। उसके बाद में मैं फॉर्चुनेट था, फॉर्चुनेट कहो या वही बात कहूँ कि जो आप बार बार सोचोगे वैसे आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं। एक दिन दोपहर में मैं ऑफिस गया, किसी प्रोडक्ट खरीदने गया था। ट्रेनिंग हॉल में झांक के देखा तो एक बहुत बड़े लीडर अपने बाहर के ग्रुप को बता रहे थे होम मीटिंग कैसे करते हैं। मुझे तो आती नहीं थी, मैं तो जाके बैठ गया और मैंने नोट्स बना लिए। उन्होंने सीखा या नहीं सीखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सीख लिया। और उसके बाद मैंने होम मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। मैंने अपनी टीम को कलेक्ट किया। प्रीतम को याद होगा, आज भी मैंने इसको बोला, मैंने कहा अपनी टीम को बोला एक बहुत अच्छी कमाल की चीज़ सीखी है, चार्ट पे लगा के मीटिंग करते हैं यार, और बड़ी आसान तरीके की मीटिंग है। सो ऐसे होम मीटिंग्स करनी शुरू कर दी। होम मीटिंग जब बार बार करने लगे तो उससे थोड़ा मोमेंटम बनने लगा, और मैं बहुत रेगुलर था। मैं हर रोज़ जाता था BOM में, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, जैसे हमारे यहाँ CNT बोलते हैं। सो जिसकी वजह से मैं इतना रेगुलर जाता था, मैं उसके भी नोट्स बनाता था, कौन स्पीकर क्या बोलता है, प्रोडक्ट डेमो कैसे करते हैं, किस प्रोडक्ट को कैसे समझाते हैं, प्लान कैसे समझाते हैं, हर क्लोजिंग कैसे करते हैं, हर चीज़ के हर बार नोट्स बनाता था, घर में जाके उसको याद करता था। सो जिसकी वजह से मुझे मीटिंग करनी आ गई। और क्योंकि मैं रोज़ जाता था वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ CNT में भी 2-3 लोग करते हैं, एक MC होता है, एक प्रोफाइल करता है कंपनी का, एक प्रोडक्ट बताता है, एक प्लान बताता है, ऐसे वहाँ भी 5-6 लोग किया करते थे। तो एक बार कुछ
प्रेजेंटेशन करने वाले लोग कम थे, क्योंकि मैं रेगुलर था। तो मेरे से पूछा तू करेगा, मैंने कहा हाँ मैं करूँगा। तो मुझे एक स्लाइड दी करने के लिए, मात्र 5 मिनट की होगी, मैं वो करने गया। जब मैं वो करने गया उस हॉल में 60, 70, 80 लोग रहे होंगे, और लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था कि पता नहीं 70 लाख लोग मेरे सामने बैठे हैं, और मेरा हार्ट इतनी तेज धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था बुलेट ट्रेन की तरीके से। लेकिन किसी तरीके से मैंने प्रेजेंटेशन अपनी ख़त्म करी। अगले दिन फिर मौका मिला करी। तो ऐसे करते 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 धीरे धीरे मैं प्रेजेंटेशंस भी करने लगा। उसके बाद मैंने अगला काम क्या किया, मैंने अगला काम ये किया कि मैंने अपने डाउनलाइंस को सिखाना शुरू कर दिया। क्या सिखाना शुरू कर दिया, उनको बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। जो भी ट्रेनिंग में अटेंड करता था वो नहीं आ पाते थे, चार्ट लगा करके उनको सिखाना शुरू कर दिया, एंड उनको प्रेजेंटेशन करना सिखाना शुरू कर दिया। प्रीतम आज सामने बैठे हैं, उस समय ये सारे लोग वर्किंग होते थे। तो सुबह 6 बजे मैं इनके घर पहुंचता था, ताकि ऑफिस जाने से पहले मैं 1.5 घंटा 2 घंटा इनको सिखा सकूं प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। और शाम को फिर हम बिजनेस मीटिंग किया करते थे। तो मेरे को छोड़ के बाकी सारे लोग पार्ट टाइमर थे। ऐसे ही लोकेश जी को भी मैंने छड़ी लेकर के सिखाया है प्रेजेंटेशन करना। सामने चंचल जी बैठी हैं, इनको भी मैंने आधी छड़ी लेकर के सिखाया है प्रेजेंटेशन करना। तो इस तरीके से मैंने इन सब लोगों को सिखाना शुरू किया। उसके बाद ऐसे काम करते करते थोड़ी टीम बनने लगी, और 7वें महीने अप्रैल की मेरी ज्वाइनिंग थी। नवंबर का मेरा पेचेक था 17,285। जीवन में पहली बार 5 फिगर इनकम को क्रॉस किया। और यकीन जानिए, इस चेक ने जितनी खुशी दी थी, 50, 60, 70 लाख रुपए के चेक में नहीं दी। ट्रस्ट मी, फर्स्ट टाइम इट एवर हैपेंड। एंड सो मैं 7वें आसमान पे था, बहुत खुश था, क्योंकि तरक्की हो रही थी, बहुत अच्छी बात है। माइंडसेट में एक ही चीज़ रहती थी, हर समय सक्सेस 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 सक्सेस, राइट। एक पूरा हर समय यही चलता था। ट्रेनिंग्स कहाँ करनी है, कहाँ मीटिंग करनी है, कहाँ करना है, किसको प्लान दिखाना है, किसको लिस्ट बनानी है, किसकी प्रॉस्पेक्टिंग करनी है, ये माइंड में रहता था। 1 साल कंप्लीट होते होते चेक पहुँच गया 30,000 रुपये, 30-32 हज़ार रुपये का, और सबसे ज़्यादा रेगुलर प्रेजेंटेशंस में किया करता था। सो जिसकी वजह से मुझे पहले साल खत्म होने के बाद में अवार्ड मिला, बेस्ट न्यू प्रेजेंटर का अवार्ड मिला उस कंपनी से, राइट। दिल्ली को जो लोग जानते हैं, नेहरू प्लेस में एक होटल है, शायद अब उसका नाम इरोस है, उस समय पार्क रॉयल हुआ करता था, 5 स्टार होटल है, तो वहाँ पर ये फंक्शन हुआ था। उसके बाद अक्टूबर 99 तक आते आते इनकम 40-42 हज़ार रुपये के आसपास हो गई। मैंने मेरी पहली कार ली, सफ़ेद रंग की सेंट्रो, ये ओरिजिनल फोटो है। अगले ही महीने नवंबर 99 में 12 या 13 नवंबर की शायद डेट थी, मुझे पहला फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला। यहाँ से हम लोगों ने हांगकांग फ्लाई किया, हांगकांग से हमने क्रूज बोर्ड किया, शिप बोर्ड किया। उस ज़माने में मतलब शिप ऐसे मतलब एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती थी, इस पर पहुंच पाना। जो लोग सुनाते थे कहानी, उसमें इतने फ्लोर हैं, इतने ऐसे हैं, वो चलता फिरता 5 स्टार होटल है, ये है वो है। सो इस ट्रिप पे जाने का मौका मिला। मैं अकेला ही नहीं गया, मेरे पेरेंट्स ने भी क्वालिफाई किया, मेरे मामा ने क्वालिफाई किया, मेरे 6 डाउनलाइन और थे जिन्होंने क्वालिफाई किया। ये मेरे फादर हैं शिप के साथ में। हांगकांग होटल के साथ में मेरी मदर है, मदर के साथ में मेरे अंकल यानी अर्थात मेरे मामा हैं। मेरे पेरेंट्स हैं। क्रूज से बाहर आते हुए जब घूमने के लिए जाते हैं, आप लोग जो गए हुए बैच लगे हुए हैं, आप लोग ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो ये मेरा पहला ट्रिप था, बहुत इन्जॉइंग ट्रिप था, राइट। बहुत इन्जॉय किया इस ट्रिप के ऊपर में 1999। एंड इनको पहचानते हैं हमारे साथ खड़े? नथिंग इज परमानेंट, बताया था ना मैंने आपको। सही है। ये मेरा पहला गाला डिनर था 1999 के अंदर में। मैं वाली साहब के साथ में खड़ा हूँ, क्योंकि वाली साहब वहाँ उस समय नेशनल सेल्स मैनेजर हुआ करते थे। और यहाँ पर देखिए, मेरा पहला गाला डिनर तो था ही था। मैंने यहाँ पे लिखा है फोकस ऑन लर्निंग। क्यों लिखा? क्योंकि इस ट्रिप में क्या होता था, हर रोज़ जो हमारे ट्रेनर थे वो ट्रेनिंग करते थे 2-2, 2.5 घंटे की। लोकेश जी, जितेंद्र जी आए हुए? अच्छा, अगर आए हुए तो यहाँ मेरे पास आ जाना या आगे कहीं आ जाना, क्योंकि आप एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस ट्रिप में मेरे साथ थे और आपको याद होगा। तो रोज़ क्या होता था, हमारी शिप के ऊपर में जो हमारे फॉरनर को ट्रेनर थे वो ट्रेनिंग करते थे 2 घंटे की, 2.5 घंटे की। और उन्होंने टोटल जो लोग थे उनको जोन वाइज बांटा हुआ था, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट।
तो जो लोग नॉर्थ से, जैसे हम लोग नॉर्थ से आते हैं, नॉर्थ की टीम में थे। और उसके बाद में लास्ट डे क्या हुआ था, रोज वो सवाल पूछते थे, जो भी ट्रेनिंग खत्म हुई 2 घंटे के बाद में सवाल पूछे, जिस भी टीम का व्यक्ति आंसर देता था उनको मार्क्स दे देते थे। और लास्ट डे एक फाइनल होना था, फाइनल यानी कि उन्होंने लास्ट डे 2 घंटे का एक टेस्ट टाइप लेना था, ओपन, जो भी सिखाया उसके बारे में पूछी, जो जवाब दे ऐसे करके। तो नॉर्थ की जिम्मेदारी मैंने और देव साहब ने पकड़ रखी थी। तो मुझे आज भी याद है, एक हमें फ्री डे मिला था हांगकांग में घूमने के लिए। मैं घूमने नहीं गया, पूरा दिन मैं मेरे होटल में बैठा और मैंने पढ़ाई करी, जो भी सीखा सब याद किया। बहुत से लोगों ने कहा यार पहला ट्रिप है, बाहर चलते हैं, घूमते हैं। मैंने कहा पहला ट्रिप है, आखिरी नहीं है। अगर जो ये बता रहे हैं ये सीख लिया ना, तो रोज हांगकांग, रोज अमेरिका, रोज स्विट्जरलैंड ही रहना है। और अगर ये नहीं सीखा तो ये आखिरी ट्रिप हो सकता है। तो इसलिए सीखना जरूरी है। तो घूमने का मेरा दिन छोड़ के मैं घूमने नहीं गया, मैं शॉपिंग करने नहीं गया, पागल के तरीके से पढ़ाई करी और नॉर्थ को मैं फर्स्ट लेकर के आया। इसलिए मेरा सारा फोकस लर्निंग के ऊपर था। सो ये कुछ यादें हैं 1990 जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जनवरी में चेक पहुंचा 50,000 और अप्रैल में मेरा चेक पहुंच गया 17,000। थोड़ा सा स्लो है यार, इसको थोड़ा चेक कर। अप्रैल में मेरा चेक पहुंच गया 17,000 में, अप्रैल 2000। आज से साढ़े 22 साल पहले 70,000 75,000 रुपये महीना एक ड्रीम इनकम हुआ करती थी। गैजेटेड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर की उस समय तनख्वाह होती थी 15-20 हज़ार रुपये, 20 हज़ार रुपये मैक्सिमम। तो 23-24 साल की उम्र में हमें इतनी इनकम, खुद की कार, फॉरेन ट्रिप, रिकग्निशन, रिवॉर्ड्स, क्या चाहिए? किसने कहा लाइफ टफ होती है? हमें लगा यार लाइफ तो बड़ी इजी होती है, लाइफ तो हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड थे। लेकिन अगेन लाइफ इज टफ। लाइफ ने ये दिखाया। कैसे दिखाया? 2000 में इंडिया में आगमन हुआ, भाई ये नहीं काम कर रहा यार, आगमन हुआ बाइनरी कंपनियों का, 2 टांग वाली कंपनी आई। अच्छा, इन्होंने हमेशा जब इस टाइप की कोई कंपनी आती है ना, ये इजी ऑप्शन दिखाती है, जबकि लाइफ में इजी कुछ है नहीं। अब इन्होंने क्या बोला, यार वहाँ तो प्रोडक्ट खपाने पड़ते हैं, प्रोडक्ट डेमो करना पड़ता है, प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, यहाँ तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। और यही सबसे बड़ी सुसाइड है, ये बात समझ में नहीं आती थी तब। तो यहाँ तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। रुपए में नहीं, डॉलर में पैसे मिलते हैं। अच्छा, डॉलर में पैसे मिलेंगे, मंथली नहीं वीकली क्लोजिंग होगी, वो वीकली पे चेक आएगा। ये नहीं पता कि वीकली उतना वो भी करना पड़ेगा, सब सारा आगे काम हो जाएगा। तो ये सब सब्ज़बाग दिखाए गए और लालच में बहुत सारे लोग उसमें गए। और मेरे लिए अनफॉर्चुनेट क्या था कि जो मेरे मामा श्री थे वो उसमें चले गए, और जिसकी वजह से उस समय मेरी टीम में 14 फुल टाइम लीडर होते थे। 14 में से 12 लोग वहाँ चले गए। अब 80% टीम आपकी चली जाए तो आप सोचो आपकी क्या हालत होगी। यहीं पर दिल्ली में एक हॉल है, लोधी रोड के ऊपर में डेल्टन हॉल करके हॉल है। वहाँ हर शाम को बिजनेस मीटिंग, सैटरडे शाम को बिजनेस मीटिंग होती थी। लोग खचाखच भरे रहते थे। उस हॉल में 50 लोग बिठाने भी मुश्किल हो गए भाई, ऐसी हालत हो गई। घर घर जाके पर्चे भी बांटे कि भैया किसी तरीके से बिजनेस वापस आए, राइट। सो 80% लीडरशिप उसके अंदर में चली गई ऑब्वियसली। और इसके साथ साथ क्या था, क्योंकि मेरा मामा भी क्या था, कंपनी भी डाउट करती थी कि कहीं ना कहीं ये भी कुछ टाइम अभी यहाँ है, ये भी निकलेंगे। तो एक तो आप ईमानदारी से काम करो, कंपनी ऊपर से डाउट करे, तीसरा बिजनेस की पोजीशन हो। तो मेंटली फिजिकली आप हर तरीके से आप समझ लो किस तरीके का चैलेंज था। एनीवेज, इससे निकला कैसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वो है। इससे निकला कैसे, जब डाउन हुआ, थोड़ा सा डिप्रेस हुआ, लेकिन फिर मैंने मेरा माइंडसेट चेंज किया। मुझे समझ में आया लाइफ इज टफ एंड टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। तो ये कठिन समय है, ये खत्म हो जाएगा, मुझे खत्म नहीं होना, मुझे डटे रहना है, मुझे कठोर बनना है। That's it. तो उस समय मैंने कुछ काम करे, वो आपको बताऊंगा। नीचे फोन कॉल करने शुरू किए टीम में। जो व्यक्ति बच गए उनको फ़ोन करना, या जो मुझे नहीं पता रिपोर्ट निकाल के 10वें लेवल पर भी कोई है उसे फ़ोन किया, हेलो जी मेरा नाम सो एंड सो है, मैं आपके अपलाइन में आता हूँ, क्या आप बिजनेस करना चाहेंगे? मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, आपके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, आओ मिलकर काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
जो हाँ बोलते थे उनके घर जाना, चाय पीना, उनसे बॉन्डिंग बनाना, फिर उनके साथ होम मीटिंग वगैरह करना, यानी काम करना, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, 10वें 20वें 30वें 40वें 50वें, डजंट मैटर, ऐसे काम करना शुरू किया। होम मीटिंग्स करनी शुरू करी, अपनी एक्टिविटी बढ़ाई। T+P क्या है? ये 5% से लेकर DUCD तक सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके की एक्टिविटीज़ बिजनेस में होती है। टी मतलब टीम एक्टिविटी एक्टिविटी, जो आप होम मीटिंग करते हो अपने डाउनलाइन के लिए, CNT करते हो, ट्रेनिंग करते हो, ये कौन सी एक्टिविटी में आता है? टीम एक्टिविटी में आएगा। P स्टैंड्स फॉर पर्सनल एक्टिविटी। पर्सनल एक्टिविटी क्या है? जब आप पर्सनल किसी की प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, आप पर्सनल किसी को कॉल करते हैं, आप पर्सनली किसी को प्लान दिखाते हैं अपनी फ्रंट लाइन बढ़ाने के लिए। जितने लोग 5% 8% पर हैं, आपको 100% 99% काम करना चाहिए पर्सनल एक्टिविटी के ऊपर में। जैसे जैसे धीरे धीरे टीम बढ़े, फिर टीम पर ध्यान देना शुरू करो, लेकिन आप DUCD भी क्यों ना हो जाओ, आपको मैक्सिमम 70-30 का रेशियो बरकरार रखना है। आपका लेवल बहुत बड़ा है, आप 70% टाइम टीम को दे सकते हो, लेकिन 20-30% टाइम आपको अपने पर्सनल स्पॉन्सरिंग के लिए, पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग के लिए और छोटी टीम को देना बहुत जरूरी है अगर आपको ग्रो करना है। ज्यादातर लोगों की ग्रोथ रुकने का कारण क्या होता है? वो शुरू में आते हैं, कुछ लोग स्पॉन्सर करते हैं, जितने ग्रुप चल जाते हैं, उसके बाद वो बन जाते हैं उनके मैनेजर, उनको हाँकने वाले। जैसे घोड़े को हाँकते हैं ना, बस उन्हीं को हाँकते रहते हैं, कभी चाबुक से, कभी चना दे के, कभी पानी दे के, कभी कुछ कार के, और लाना बंद कर देते हैं। और ये उनकी ग्रोथ के रुकने का बहुत प्रमुख कारण होता है। तो हमेशा आपको दोनों एक्टिविटी में बने रहना है, टीम एक्टिविटी, पर्सनल एक्टिविटी। ट्रेनिंग्स करनी शुरू करी, प्लान शो करने शुरू किए, और एक काम और करना शुरू किया, I.P क्या है? इसको लिख लो। I.P है आइडेंटिफाइंग पीपल। आपको लोग आइडेंटिफाई करने हैं, कौन से लोग जिनमें भूख है आगे जाने की। इतिहास गवाह है, आज तक जितने भी लोग जिस भी फील्ड में सक्सेस हुए हैं, उन सब के अंदर एक चीज कॉमन रही, आगे बढ़ने की भूख, हंगर टू बिकम सक्सेसफुल। सो आपको अपने नेटवर्क में ऐसे लोग ढूंढने हैं जिन्हें हंगर है आगे बढ़ने की, जो ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पैसे दे दो, मेरी पीवी शॉर्ट हो रही है, मेरी पीवी पूरी कर दो। इनमें कोई हंगर नहीं, आप समय बर्बाद कर रहे हो इनके साथ में। नथिंग विल हैपन विद दीज पीपल। सो मैंने आइडेंटिफाई करे ऐसे लोग, जो आइडेंटिफाइंग पीपल जिनके अंदर हंगर हो। और इसका क्लासिक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा। जितेंद्र है या नहीं है? अगर हो जितेंद्र जी तो आगे आ जाना, राइट? नहीं तो आपकी स्टोरी में वैसे ही सुना देता हूँ। मेरी फ्रंट लाइन थे लोकेश सेठी जी, वहाँ पे लोकेश सेठी की फ्रंट लाइन बने इनके नेक्स्ट डोर पड़ोसी, जिनका नाम सनी था, जो ट्यूशन्स पढ़ाते थे। सनी लेकर के आए एक व्यक्ति को, मनोज कुमार जी को, राइट? आप में से कुछ लोग शायद उन्हें जानते हो। मनोज कुमार ने फिर एक और सनी के भाई को स्पॉन्सर किया, चौथा। उसके भाई ने एक शैलेंद्र नाम के लड़के को स्पॉन्सर किया, शैलेंद्र ने अजय को स्पॉन्सर किया, अजय ने कपिल को स्पॉन्सर किया। ये प्रीतम जी का ग्रुप था। ऐसे करके 3-4 लोग और थे, और 15वें लेवल में एक व्यक्ति ने ज्वाइन किया जिसका नाम था जितेंद्र सिंह। उस समय वो गवर्नमेंट जॉब करते थे SCRT में, जैसे NCRT होता है ऐसे SCRT है, स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, और उनकी सैलरी 4,4200 रुपये के आसपास थी। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई एक बिजनेस मीटिंग में, शो के दौरान, और उन्होंने कहा जी ऐसे ऐसे ज्वाइन किया, मैं सीरियसली करना चाहता हूँ। मुझे लगा इस इंसान में हंगर है आगे जाने की। सो मैंने उनको अपने टच में लिया। उन्होंने कहा सर मैं अपने लंच टाइम में अपने ऑफिस में मीटिंग रखवाना चाहता हूँ, आप आओगे? मैंने कहा क्यों नहीं आऊँगा। मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा। मैं उनके ऑफिस गया, मीटिंग करी, डेमो किए, 2-3 उनकी मीटिंग करी हुई। उन्होंने खुद ब खुद मीटिंग करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उस आदमी में हंगर थी। चौथे महीने उस आदमी का चेक जो था वो 16-17 हज़ार चला गया, यानी अपनी जॉब से 4 गुना ज़्यादा पार्ट टाइम में काम करते हुए, जिसकी बदौलत ये माइक दे देना यार, जिसकी वजह से ये जो ऊपर के 14 लोग थे ये सब निकम्मे थे, उस समय कुछ नहीं करते थे, ये सिर्फ साइड मेंटेन करने लगे, और जिसकी वजह से ये लीडर बन गए। तो आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है जिन लोगों में हंगर है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग तो आइडेंटिफाई करते नहीं, कोई भी मिल जाए, घोड़ों के ऊपर काम करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मरियल से मरियल गधे को घोड़ा बनाने में लगे रहते हैं, वो नहीं बनेगा। उसके साइन क्या है? 1 साल बाद भी हो जाए, जो अगर आपको बुला रहा मीटिंग करने के लिए, टोटल टाइम वेस्ट। जो आपसे पैसे मांगता हो, मेरे पास पैसा नहीं है, टोटल टाइम वेस्ट। अंडरस्टैंड? जो जिसकी पीवी पूरी ना होती हो, वो अगर आपसे पैसे मांगे, टोटल टाइम वेस्ट। जी
आइए सर, ऐसे ही हुआ था कुछ, छोटा संक्षेप में बताइए क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इतना मान सम्मान देने के लिए सर का। आज भी मैं अगर आज जहाँ भी हूँ नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, तो जिन्होंने मुझे तराशा, मेरे ऑफिस में आके आधे घंटे भी इन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी, छोटी सी ट्रेनिंग देके चले जाते थे। और जब मेरा 16,617 का चेक आया तो मुझे खुद भी यकीन नहीं था, क्योंकि मेरी डायरेक्टर की सैलरी भी 10,000 थी। सर के साथ पहला ट्रिप गए और जितना एंजॉय मैंने किया अपनी पूरी ज़िंदगी में, कभी इतनी सक्सेस, इतना सब कुछ नहीं देखा। और ये सब हो पाया, मैंने सर को पहली बार मीटिंग में देखा था, मुझे मीटिंग समझ नहीं आई। मुझे इतना समझ में आया कि इतना स्मार्ट बंदा जो कि मुझसे उम्र में छोटा है, इतना अच्छा बोलता है। बस मेरे पास कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। मैंने आपके लिए ऑफिस में आके 2-3 मीटिंग करी, मुझे याद है, लेकिन आपने बहुत जल्दी वो मीटिंग स्वयं करनी शुरू कर दी थी, डेमो करना शुरू कर दिया था। कितनी जल्दी? सर मैंने ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैंने तीसरे दिन से ही डेमो करने शुरू कर दिए थे, 3rd डे से। और 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था, मैंने बुश विहार में मीटिंग देनी शुरू कर दी थी। और मैं बाइक धक्के के आगे बढ़ता चला गया, मुझे धक्के पे धक्के पड़ते गए और मैं कभी पीछे नहीं हटा। बस मुझे ये था कि अगर मुझसे कोई 4 साल छोटा व्यक्ति कर सकता तो जितेंद्र तो क्यों नहीं कर सकता। आई एम सॉरी सर, दैट वाज माय माइंडसेट एट दैट टाइम। सो इट वाज अमेजिंग। और एक दिन मुझे ऐसे ही, सर बता दूँ? हाँ, एक उस टाइम पे सोफिटल सूर्या होटल हुआ करता था, उसमें मीटिंग होती थी सैटरडे के सैटरडे। और सर की वजह से मुझे एक स्लाइड पे बोलने का मौका मिला और वो थी कॉर्पोरेट प्रोफाइल। हमारे बड़े लीडर थे, उनको जल्दी जाना था तो कॉर्पोरेट प्रोफाइल उन्हें दे दी गई और $1 मिलियन सीक्रेट मुझे मिल गया, जो कि मुझे आता ही नहीं था। और मैं स्टेज पे चढ़ा कांपते हुए पैरों से, सूखे हुए गले से, लेकिन जैसे ही सर ने मुझे कहा यू कैन डू इट और मैंने बोलना शुरू किया, मैंने सोचा जो होगा देखी जाएगी। और जब मैं उसके बाद बोल के निकला तो इतनी तालियां बजी, दैट मेड मी। थैंक यू सो मच सर। मैं फिर से सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुझे तराशने के लिए। थैंक यू सो मच। 6 महीने के बाद भी अगर आपका डाउनलाइन कहे मैं मुझे प्लान दिखाने के लिए आपकी ज़रूरत है, यू आर वर्किंग विद द रॉन्ग पर्सन, प्लीज़ अंडरस्टैंड। अगर कोई व्यक्ति आपको कहेगी मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये पैसे दे दो अपना लेवल पूरा करना, यू आर वर्किंग विद रॉन्ग पर्सन। सो लोगों को आइडेंटिफाई करो और सही लोगों पर इन्वेस्ट करो अपना टाइम, तब रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। उनको सिखाओ, उनको ट्रेन करो। एक अच्छा टीचर क्या करता है, जिसमें अच्छा कोच क्या करता है, जिसमें प्रतिभा होती है, भूख होती है, उसे आगे बढ़ाता है। अंडरस्टैंड? और मूर्ख टीचर क्या करता है, जो नहीं पढ़ता उसके पीछे लगा रहता है। तो आपको मूर्ख अपलाइन बनना है या समझदार अपलाइन बनना है, तरीका मैंने बता दिया। लोग आइडेंटिफाई करो, उनके साथ काम करो। ऑलराइट, आगे चलते हैं। सो आईपी समझ में आ गया, आइडेंटिफाइंग पीपल आया, गुड, बढ़िया। ट्रैवलिंग बढ़ाई उस दौरान, बुक्स और ज़्यादा पढ़नी शुरू करी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेगेटिव प्रूफ। बुलेट प्रूफ मालूम है क्या होती है? क्या होती है? जिसका ऊपर बुलेट का असर नहीं होता। आपको लाइफ में अगर कामयाब होना है, आपको बनना है नेगेटिव प्रूफ, राइट? कहीं पर भी कोई भी नेगेटिव बात हो रही हो तो वहां आपको खड़ा नहीं होना, नेगेटिव टॉक में इन्वॉल्व नहीं होना, गॉसिपिंग से दूर रहना। पुराने लोगों को याद होगा, प्रीतम को याद होगा, लोकेश को याद होगा, जितेंद्र आपको भी याद होगा, अन्य जो पुराने लोग हैं आपको याद होगा। हमारे पुराना ऑफिस जो रोजोरी गार्डन में था, बाहर एक जगह सी थी, जंगले की जगह, सीढ़ी पे चढ़ते, वहाँ सारे नेगेटिव लोगों का जमघट लगा रहता था। वो सारे खड़े होकर के बात करते थे, हो नहीं रहा, मुश्किल है, मेरा तो चेक गिर गया, मेरी तो टीम भाग गई। और उसमें जो लोग भागीदार होते थे, मैं इनको पहले ही बता देता, मैंने कहा ये गया, इसके ऊपर भी माला चढ़ा दे, थोड़े टाइम बाद खबर आ जाएगी गंगा जल डलने वाला इसके ऊपर। तो नेगेटिविटी से टोटल दूर रहना है, इसलिए मैंने अपनी बुक्स भी ज़्यादा पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊंगा। नॉर्मली हम सबको पता है कि हमें
एक्सरसाइज करनी चाहिए किसी न किसी रूप में, योगा के रूप में, वॉक के रूप में, जिम के रूप में, जिस भी रूप में आप कर सको। प्लस हमें अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए, सप्लीमेंट्स खाने चाहिए। सबको ये बात मालूम है? बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग ना बीच बीच में मोबाइल देखते हैं। ये 3 लोग आगे से अगर देख लिया ना, नाम बुला के, नाम लेके स्टेज पे बुलाऊंगा, मोबाइल डाल ले जेब में, नहीं तो भाग जाए यहाँ से। ओके, राइट। सो हम सबको पता है हमें ये काम करना चाहिए, लेकिन अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए तो हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है उस समय ये काम करने की। यस और नो? क्योंकि उस समय सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल है। यस और नो? तो इसलिए जब कोई बीमार व्यक्ति है उसको हेल्थी डाइट दी जाती है, उसको खिचड़ी पे लाया जाता है, दलिए पे लाया जाता है, पौष्टिक चीज़ों पे लाया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं, अच्छी हवा, अच्छे वातावरण में रखा जाता है, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं ताकि वो रिकवर करे। ये सर नो? अगर आप लाइफ में टफ टाइम से गुजर रहे हो, यानी कि आपकी लाइफ उस समय बीमार है, तो आपको और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है नेगेटिव प्रूफ होने की, अपने को अपलिफ्ट करने की, तब रिकवर कर पाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। 80% लोग उस बीमारी में, लाइफ बीमार होती है वो और नेगेटिविटी में घुस जाते हैं। ये एक प्रमुख कारण होता है उनके लाइफ में बाउंस बैक ना करने का या तरक्की ना करने का। आप मत कर दीजिए ये सब काम करें। मुश्किल से 7 महीने लगे, बिजनेस वापस वहां आ गया जहां छोड़ के गए थे, जबकि 80% लीडरशिप गई थी। आप में से किसी की अगर 30% भी चली जाए और उसके बाद मेरे से बात करना, और वो भी अलग अलग लेग की, एक लेग की नहीं, लगभग सारी लेग की, लेकिन 7 महीने में बिजनेस दोबारा से वहां खड़ा हुआ। उसके बाद 2001 में ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप क्वालिफाई किया। वहां क्वालिफिकेशन होती थी, काम करने के ऊपर मिलती थी। तो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप क्वालिफाई किया। 2002 में साउथ अफ्रीका का ट्रिप फिर क्वालिफाई किया। और साउथ अफ्रीका के ट्रिप पे मैंने एक चीज़ देखी थी, वहाँ एक लेवल होता था जिसको बोलते थे डायमंड। यहाँ डायमंड बहुत आसान है, ऐसा नहीं। यहाँ का बोलूँ तो डबल क्राउन, वो भी बिना डबल पीवी के, और वो भी 12 की 12 लाइन से एलओबी जो लेता हो, तो वो डबल क्राउन, ऐसा डबल क्राउन लेवल होता था वहाँ, जिसको डायमंड बोलते थे। तो मैंने देखा 2002 में साउथ अफ्रीका में जो लोग डायमंड है वो बिजनेस क्लास में कंपनी उनको ले जा रही है और रहने के लिए स्वीट दिए हैं। वहाँ से एक जिद चढ़ दी, अगले साल डायमंड बन के आना, बिजनेस क्लास में जाना है, स्वीट में रहना है। 2003 पेरिस गए, तो पेरिस में बिजनेस क्लास ट्रैवल था, फर्स्ट क्लास ट्रैवल था एंड स्वीट था, राइट। उसके बाद 2004 स्विट्जरलैंड। तो ये कुछ ट्रिप्स, ये और अगेन मैंने आपको बताया ना, ये सारे क्वालिफिकेशंस थे। 2001 ये वाले साहब का आखिरी ट्रिप था उस कंपनी में। और चंचल देवी मेरे साथ में है, देखो कितनी कैसे मुंह बना रही है, शुरू से ऐसी आदत है। ये इनका पहला ट्रिप था। देखो स्टेज बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसीलिए कुछ बन जाओ, यहाँ से मंच से किसी को कुछ भी कह सकते हो शालीन तरीके से। ये पेरिस ऑस्ट्रेलिया का ही फॉक्स स्टूडियो है जहाँ बहुत सारी मूवी शूट हुई। टाइटैनिक यहाँ पर शूट हुई। सो आगे मेरी मदर है, बीच में मैं हूँ, पीछे चंचल देवी है। सो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था। मेरे पेरेंट्स ऑफकोर्स इन्होंने भी क्वालिफाई किया, राइट। वहाँ पैसे दे के कोई नहीं जाता था, सब क्वालिफिकेशन से जाते थे। सो ये सब कुछ रहा। दिसंबर 2003 में मैंने कार खरीदी, नेक्स्ट कार अपनी खरीदी, स्कोडा एक्टिविया, जो कि उस समय 13 लाख रुपए की कार थी और उस समय इंडिया के MLM के इतिहास की सबसे महंगी कार थी। बाउंस बैक किया, लाइफ बन गई गुड, बढ़िया। उसके बाद ये उसकी ओरिजिनल फोटोग्राफी शोरूम पे जब हम थे, ये ओरिजिनल फोटोग्राफ है शोरूम के जस्ट बाहर मथुरा रोड पे इसका शोरूम था। बेटी गोद में है जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। टाइम फ्लाइज, बिकॉज ये 2000 की बात है, 3 की, 13 गलत लिखा है, हाँ 3 की बात है। 30 दिसंबर डेट दी हुई है। 30 दिसंबर डेट को मैंने कार ली थी। अब आप बताओ 30 दिसंबर को कोई गाड़ी लेता है? नहीं लेता ना, क्योंकि मॉडल चेंज हो जाता है अगले साल से, वो 1-2 दिन के चक्कर में। मैंने क्यों ली थी बताता हूँ आपको। मेरा कज़न ब्रदर था जो मेरे से 9 महीने छोटा था, मेरी मौसी का लड़का था, मेरा बहुत क्लोज था। उसकी शादी के लिए मैंने ली थी, क्योंकि 5, 7, 8 दिन बाद उसकी शादी होनी थी और उसके बाद यही अवेलेबल थी, आगे बुकिंग पे चल रही थी। एंड इस वजह से मैंने ये कार 30 दिसंबर को ली थी। अनफॉर्चुनेटली 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है। एंड ये एक बहुत पर्सनल ट्रेजेडी थी मेरे लिए।
तो वहाँ से मतलब अगेन मुझे बिजनेस के लाइफ में करियर में टॉप में था, लेकिन पर्सनल लेवल पर ये इतना बड़ा सेटबैक मेरे लिए था। तो 3-4 कुछ समय लगा उस सेटबैक से उभरने के लिए। उसके 6 महीने बाद नया घर परचेज किया। ये घर की वो तस्वीर है। घर परचेज किया, राइट। उस एंड तभी फिर लाइक क्योंकि मेरे ब्रदर की नेचुरल डेथ नहीं थी, मर्डर था, तो उसकी मतलब लीगल उसके लिए मेरी मदर ने बॉम्बे रहना शुरू कर दिया उसके केस को फाइट करने के लिए। तो वो वहाँ चली गई, हमारी स्ट्रेंथ वहाँ गई, एंड ये सब टाइम शुरू हुआ। उस समय मैं बिल्कुल पीक पे था। ये 2004 का एक और ट्रिप है, सिंगापुर ट्रिप। सतपाल जी को पहचान सकते हैं? ये राइट, हाँ सतपाल जी, फोटो देख लो अपनी। सतपाल जी के बगल में विशाल जी है, राइट। सो उस तरह, राइट। सो ये हमारा 2004 का एक और सिंगापुर ट्रिप था। सो उस समय एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड, एंड देन टफ टाइम शुरू हुआ 2004-05 में, क्योंकि लाइफ टफ होती है, लाइफ कभी ईजी नहीं होती। अंडरस्टैंड? अगर इस चीज़ को समझ लोगे तो ज़िंदगी के चैलेंजेस से लड़ने के लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। तो 2005 में हुआ क्या, मैनेजमेंट चेंज हुई उस कंपनी की। काफ़ी सारे चेंजेस हुए। बिजनेस मीटिंग सबसे पहले कंपनी ने बंद कर दी। जैसे हमारे यहाँ CNT होती है, जैसे बिजनेस मीटिंग होती थी देश भर में, वो बंद कर दी। सेमिनार कंपनी किया करती थी, वो करने बंद कर दिए। प्रोडक्ट में बहुत सारे बंद किए। प्लान को लेके बहुत सारे चैलेंजेस आए और देश भर में सभी की इनकम गिरने लगी। एंड बहुत टफ टाइम शुरू हुआ। और बहुत से जो लीडर थे, बड़े बड़े लीडर थे, वो पार्ट टाइम में कुछ और करने लगे। कोई नौकरी में चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कुछ चला गया। बट मुझे भी कहते थे कि पार्ट टाइम में कुछ और करो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था। मेरा दिल ये कहता था कि अगर मैं 5 दिन कुछ और करूँगा तो सैटरडे या संडे को CNT में खड़ा होकर कैसे बोलूँगा कि आओ इस बिजनेस से अपने ड्रीम्स पूरे करो, जबकि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं पार्ट टाइम तो नहीं करूँगा, लड़ूँगा। 2006 आते आते भाई चैलेंज और ज़्यादा बढ़ गए। और 2006 में मैंने एक चीज़ नोटिस, उस समय क्या था, प्लान कुछ ऐसा था, उसमें ज़्यादा इनकम थी नहीं, प्रोडक्ट ऐसे थे जो ज़्यादा, मतलब आप कुल मिला के कहूँ तो सिटी में किसी को इंस्पायर करना, इसको फुल टाइम करियर के लेना वहाँ पर मुश्किल हो गया था। लेकिन तभी मैंने देखा कि कुछ लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। सक्सेस के बारे में एक चीज़ कही जाती है, सक्सेस इज़ अ लर्नेबल स्किल। सक्सेस जो है वो लर्नेबल स्किल है, यानी कि आप सीख सकते हो। तो जो सक्सेसफुल हो रहा है उसको देख करके सीखो, वो क्या कर रहा है वो डुप्लीकेट करो, अपने अपलाइन से ऑफकोर्स पूछ कर, वो सही ट्रैक पे होना चाहिए। लेकिन तो मैंने देखा जो लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इनका बिजनेस यार बड़ा धड़ाधड़ जा रहा है। ये इतनी पेटियों की पेटियाँ लेके जाते हैं, ये करते क्या हैं? मुझे एग्रीकल्चर का, मैं गाँव से ताल्लुक है, लेकिन इतना इधर छुट्टियों में जाता था, घूम फिर के आ जाता था। खेती का मैं छोटा खा भी नहीं जानता था। तो मैंने एक, हमारे लीडर आज तो हमारे साथ मौजूद है, DS शॉन, अगर यहाँ मौजूद हो तो खड़े हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं। सो वो उस समय दूसरी टीम में हुआ करते थे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर आप मेरी एक मीटिंग कर दोगे, मैं आप एक देखना चाहता हूँ यार आप करते क्या हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी कर दूँगा। वो उनकी ग्रेटनेस थी। तो मैं उनको लेके गया एक गाँव में, कुछ लोग मैंने जुटाए, उन्होंने मीटिंग करी। तो मुझे पहली मीटिंग में समझ में आ गया ये प्रोडक्ट बड़ा अच्छा है। क्यों? क्योंकि खेती में खर्चों को कम करता है, पैदावार को बढ़ाता है और एनवायरनमेंट के लिए भी बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है। मुझे बात समझ में आ गई। तो वो मैंने डुप्लीकेट करनी शुरू करी, मीटिंग्स करनी शुरू करी। अपने मदर की साइड के गाँव में गया और उस समय मैं ढूंढ रहा था और रूरल एरिया में कहाँ से पकड़ूँ। तो मैंने क्या किया, इस लाइफ में हमेशा ध्यान रखना, आपको मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी अपॉर्चुनिटी। 99% आपके पास नहीं आएगी, आपको ढूंढनी है अपॉर्चुनिटी। ढूंढोगे कब? जब ये सही रहेगा तो आप अपॉर्चुनिटी मैन्युफैक्चर कर सकोगे, राइट। तो मैं आपको एक रियल किस्सा बताऊंगा। मुझे ध्यान आया कि मेरे मामा के एक दोस्त हुआ करते थे जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, और मुजफ्फरनगर जो है उसके आसपास सारे गाँव की बेल्ट है। तो मैंने कहा उन्हें पकड़ते हैं, उन्हें ढूंढता हूँ। अब मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी, ना उनका नंबर ना उनका एड्रेस, लेकिन मुझे इतना पता था इनके पिताजी हाई कोर्ट में वकील हैं, वहाँ के कोर्ट में वकील हैं और ठीक ठाक लेवल के वकील हैं। तो मैं पहुँच गया, मैं सीधा कोर्ट में चला गया। वहाँ मैंने पूछना शुरू किया। मैंने कहा हुकुम मलिक जी को जानते हो? एक ने मना करा, दूसरे ने मना करा, तीसरे ने मना करा, चौथे ने कहा हाँ जानता। तो मैंने कहा जी उनका एड्रेस पता है आपको? बोला नहीं मुझे नहीं पता। उस समय फ़ोन नंबर तो होते आते नहीं थे, ऐसे ही थे। 5वें को पता करा, 13वें या 14वें आदमी ने कहा हाँ ब्रह्मपुरी में रहते हैं।
एक एरिया था, मैंने रिक्शे वाले को पकड़ा, मैं ब्रह्मपुरी पहुंच गया, वहाँ पूछना शुरू किया हुकुमचंद मलिक जी को जानते हो, हुकुमचंद मलिक को जानते हो? लॉ ऑफ एवरेज काम करती है, छठे सातवें आदमी ने कहती है हाँ जी ये रहा उनका घर। मैं उनके घर गया, मैंने बोला मामा नमस्ते, बोला अरे इतने दिन बाद कैसे? मैंने कहा मामा एक बहुत बढ़िया कमाल का वो लेकर के आया हूँ। उन्हें बताया, वो भी बहुत एक्साइटेड हो गए और ऐसे उनका ऑफिस रोडवेज के पास था, सो उन्होंने लोग बुलाने शुरू किए और उनकी मीटिंग करनी शुरू करी। तो वहाँ से गांव जाके मीटिंग करनी शुरू कर दी। उस समय क्या हुआ, मुझे समझ में आ गया अगर गांव में काम करना है ना तो वेशभूषा बदलनी पड़ेगी। अगर वहाँ टाई लगा के जाऊँगा आज से इतने साल पहले गांव में, तो कुत्ते और पीछे भागेंगे, काम तो बाद में हुआ। तो टाई पाई सब उतर गई, कुर्ता पजामा पहन लिया, बाजू में चढ़ा ली और काम करना चालू। और जहाँ भी जाए, अब एग्रीकल्चर के बारे में बात करते थे लोग, कह खेती के डॉक्टर आ गए, खेती के डॉक्टर आ गए। सोचता है यार अगर ये इसके अलावा कुछ और पूछ लेगा ना तो खेती खा नहीं पता मैं तो खाए के डॉक्टर। लेकिन अगेन काम करना शुरू किया, वह नेटवर्क बना। वहाँ पे चैलेंज क्या था विलेज वर्किंग में, सबसे बड़ा उस समय चैलेंज क्या था, यूपी के गाँव में लाइट ही नहीं आती थी तब तो, 15, 16, 17, 3 दिन मोबाइल चार्ज नहीं होते थे, गर्मी बेइंतहा और सड़कें सारी खराब। तो जहाँ आधा घंटा लगना चाहिए, आज जहाँ आधा घंटा लगता है जाने में, उस ज़माने में 2-2 घंटे लग जाते थे, क्योंकि सड़कें ही नहीं होती थी, गड्ढे ही गड्ढे होते थे, लाइट वाइट कुछ आती नहीं थी। ये और दिक्कत, हम आदमी करे तो क्या करे, रहे तो क्या रहे। और सबसे बड़ी मुझे समस्या एक ही रहती है गर्मी से भी। देखो मेरी जितनी बॉटल रखी है, मेरी सारी टीम को पता होता है चिल्ड पानी चाहिए। मेरे घर में 16 AC लगे हुए हैं, बाथरूम तक में भी AC है। आधे घंटे पहले घर में फ़ोन करता हूँ, भैया AC चला दे, गर्मी लग रही है। तो गर्मी मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी, ये मेरी लाइफ में चैलेंजेस रहे। एंड इनके साथ मैंने काम करना शुरू किया। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और करी, उस समय में वीडियो आया था द सीक्रेट। कितने लोगों ने द सीक्रेट देखा है? लगभग बहुत लोगों ने देखा, बढ़िया। ये आया था 2006 में, लेकिन समस्या क्या थी, ये अंग्रेजी में था तब। तो मैंने देखा, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने एक दिन मैंने वो टीम को दिखाया अपनी, जिनके साथ मैं काम कर रहा था। तो आधा घंटा का दिखाया होगा, बंद करा। मैंने कहा भाई क्या समझ आया, कैसा लगा? अरे बहुत बढ़िया। मैंने कहा क्या कह रहा था? तो उसने कहा जी ये नहीं पता, पर था तो बढ़िया। अब मैं उन्हें ये चीज़ें कैसे बताऊं, कैसे सिखाऊं? तो सीक्रेट का इंग्लिश का जो है, मैंने हिंदी में खुद से ट्रांसलेट किया बिना किसी स्टूडियो के। 28 दिन 28 रातें मैंने लगाई उसको, इस पे ये बोलना, इस पे ये बोलना, अपनी आवाज में डब किया। और मेरे पास कोई तरीका ही नहीं था इन लोगों में कैसे समझाऊं। सो ये काम भी किया। 2007 आते आते मेरे लिए ही नहीं, हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री का सबसे टफेस्ट टाइम था। 2006 में उस समय डेबिट कार्ड कर्जे बहुत ज़्यादा हुए थे, क्योंकि इनकम आधी हो चुकी थी, राइट। जो घर आपको बताया उसका लोन शुरू हो गया था, डेबिट कार्ड, पर्सनल लोन, डेबिट कार्ड लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब शुरू हुआ। काफी विलंबित है। लाइफ में बैठिए और ये सीधा मैं आपको ये सिलसिला लाइफ में जब चैलेंज आता है ना, एक चैलेंज नहीं आता है, वो हर तरफ से चैलेंज आता है। फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटल, फैमिली, मैंने जीवन में सीखा है, एक नेवर लास्ट, ये जीवन की कठिन समय कभी भी रहता नहीं है, लेकिन जो लोग कठिन समय में भी डटे रहते हैं, कठिन बने रहते हैं, वो जरूर सर्वाइव करते हैं, वो ही सक्सेसफुल होते हैं।